नमस्ते। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सहबा सईद से। एक बहुत ही इंस्पायरिंग महिला है, एक डेडिकेटेड सिंगल मदर है, अपनी डॉटर की केयर गिवर हैं जिन्हें डिसेबिलिटी है, और उसके साथ साथ वो अपनी डॉटर की सबसे बड़ी एडवोकेट हैं। उसके हक की लड़ाई वो खुद लड़ती हैं। सहबा की कहानी है स्ट्रेंथ की, रेजिलियंस की, और उन चैलेंजेस को फेस करने की जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसे अपने फेथ के साथ, मदरहुड की फीलिंग्स के साथ, और डिसेबिलिटी और आइडेंटिटी के इंटरसेक्शन के साथ वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस को लेकर आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि इंटरसेक्शनैलिटी हम सबके साथ, हर एक इंसान की अलग अलग पहचान होती है, लेकिन एक महिला की, एक औरत की बहुत सारी पहचान होती है। अगर वो किसी डिफरेंट कम्युनिटी की हैं, या वो एक मैरिटल, डिफरेंट मैरिटल स्टेटस की हैं, तो उनकी जो इंटरसेक्शनैलिटी होती है, उस इंटरसेक्शनैलिटी को लेकर उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। तो कहीं उनका जो खुद का अस्तित्व होता है, खुद की आइडेंटिटी होती है, वो कई बार छुप जाती है। तो सहबा सईद की एक बहुत ही डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं जिसको लेकर, सबको साथ लेकर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं और खुश रह रही हैं। खुश रह रही हैं, अपनी लाइफ को एक मीनिंग दे पा रही हैं। ये एक कहानी ही नहीं, एक ऐसी जर्नी है जो आप सबको सोचने पर मजबूर कर देगी कि रेजिलियंस, मदरहुड और इंटरसेक्शनलिटी का असली मायने क्या होता है, उसका असली मतलब क्या होता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए उनकी कहानी जो आपका नजरिया बदल देगी। तो नमस्कार, आभास पॉडकास्ट के इस एपिसोड में सहबा सईद का स्वागत है। सहबा को मैं कुछ समय से जानती हूँ और उनको देख रही हूँ कि वो किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं अपनी बिटिया के साथ, और कितना एक सिंगल मदर होने के साथ साथ उनको अपना काम भी करना होता है, अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी वो मेंटेन कर रही हैं, और किस तरह से वो नेविगेट कर रही हैं चैलेंजेस को, वो बहुत रिमार्केबल है। तो वेलकम सहबा। शुक्रिया। आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आप शेयर कर सकती हैं अपनी लाइफ की स्टोरी, या किस तरह से आपने स्ट्रगल्स को नेविगेट किया, किस तरह से बिटिया को बड़ा किया, किस तरह से उसको इतना कुछ सिखा रही हैं, तो आप अगर शेयर करना चाहें तो। असल में याददाश्त इस मामले में थोड़ी सी हमारी कमजोर हो जाती, क्योंकि कभी लगता है बहुत वक्त गुजर गया, कभी लगता है कि पता नहीं, क्योंकि याद नहीं आता कि इतना बड़ा दौर गुजर चुका है, कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ पहुंचे हैं। कई चीजें लगता है कि दूसरी दुनिया की बातें लगने लगती हैं वो हमें। तो लेकिन फिर भी नमीरा, मतलब जर्नी कहाँ से शुरू करूं। नमीरा के साथ मेरी जर्नी तो, अगर डिसेबिलिटी की दुनिया की बात करूं तो जर्नी शुरू हुई है जब उसका डायग्नोसिस हुआ है। उसके साथ डायग्नोसिस नहीं, उसके पहले भी जब मैं देखती थी उसमें क्या चीजें मिसिंग दिख रही है मुझे। लेकिन उसके साथ तो जर्नी और पहले से शुरू हुई थी। और प्रेगनेंसी में तो हमने खूब मजे किए थे, काम करते थे फुल टाइम और ट्रेनिंग कर रहे थे। तो हम्म। ट्रेनिंग में सबको पता था, गर्ल्स, एडोलसेंट गर्ल्स की ट्रेनिंग थी वो, आईसीटी पर। तो उसमें सबको पता था, तो मेरे लिए स्पेशल वो बना के रखा है, मतलब फलवल में बीच में कुछ भी मुझे याद दिला दिया था, केला खा लो जाके, अमरूद, और बैठने बैठने का तकिए की अच्छे से मुझे दिए गए थे। तो बड़े मजे करते थे। एक अच्छा माहौल था क्योंकि यंग गर्ल्स के साथ होते थे और काम करना कुछ पसंद भी है। तो मजे करते थे। उम्मीद नहीं थी कि लेटर स्टेज में कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, क्योंकि सेरेब्रल पैल्सी अक्सर ज्यादातर कहा जाता है ना कि डिलीवरी के टाइम पे या लेटर स्टेज में कॉम्प्लिकेशन हो जाए, खून का दौरान बच्चे के शरीर में कुछ गड़बड़ हो जाए, ऑक्सीजन ना मिले तो हो जाती है। जी। तो कॉम्प्लिकेशन हो गई, हाई ब्लड प्रेशर, कुछ हालात ऐसे बने, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर एकदम शूट आउट कर गया। नमीरा पैद को से डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया था, कह ओके। दिया था कि 4 घंटे में बच्चा जा रहा है, ऑपरेट बाद में करना होगा, हम्म। अभी कर लो। उस टाइम पे मुझे लगा था कि मतलब मुझे ये चाहिए। मेरी सिस्टर ने कहा था कि किस्मत की बात है, नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे अब ये चाहिए।
तो खैर नमीरा की भाई किस्मत अच्छी थी, विल पावर उसकी हमेशा, नमीरा मेरी बेटी का नाम है, जी जी। उसकी विल पावर हमेशा से अच्छी थी। तो 2 दिन वेंटिलेटर पे रही, 22 दिन एनआईसीयू में रही, हम्म। और सरवाइव कर गई माशाल्लाह से। हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही उनके पास पहुंचे थे। तो देख के अजीब लगा था कि हाँ, पार्ट ऑफ मी। लेकिन जब 22 दिन के बाद आई है तो तकलीफ भी होती है देख के, मतलब छोटे से बच्चे को सारी चीजें, एनआईसीयू में कोई चीज बाकी नहीं रही जो उसके साथ ना हुई है। कई बार तो, एक बार तो डॉक्टर ने पूरी रात उसके साथ स्पेंड की थी कि मेरा बिस्तर यही लगा दो, मुझे चेक करना है बच्चे की हार्ट बीट क्यों तेज हो जाती है रात में। ओके। तो जब इतनी सारी चीजें थी तो मेरे ख्याल से, मतलब मानी हुई बात है, बच्चे में दिक्कत आएगी ही जब बच्चा इतना लड़के झगड़ के सरवाइव कर रहा है। तो चीजें दिखती थी मुझे, मैं डॉक्टर से कहती थी, लेकिन हमारे डॉक्टर ने भी हमारे साथ ही सीखा है। हम्म। वो कहते थे अच्छा। फिर फाइनली जब डायग्नोसिस हुआ है उसका, वो भी मेरी जिद पे, मैंने कहा एमआरआई करा लीजिए, ठीक से बैठ नहीं पा रही है, नेक होल्डिंग नहीं है। तो हम्म। एमआरआई ने, मेरे डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात कही थी मुझसे, मेरा के जो डॉक्टर है, एमआरआई देखते ही कुछ नहीं कहा, बोले अब हमें पता है हमारी गाड़ी की माइलेज कम है। मुझे उनके लफ्ज याद है आज भी। मैं घर आके हालांकि बहुत रोई पापा के पास बैठकर, लेकिन डॉक्टर के वो लफ्ज बड़े हिम्मत देने वाले थे कि कोई कंसोल नहीं किया उन्होंने, कोई मुझे अफसोस नहीं जताया, हमारी गाड़ी की माइलेज कम है, हमें दूसरी तरह से प्लान करना होगा अपने सफर को। तो वो मुझे आज भी याद रहता है। हम्म। और कभी भी लेकिन दिल ने ये नहीं माना कि बच्चा, वो ना वर्ड डिसेबिलिटी शब्द जो होता है ना, वो जी। आसानी से आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे हम जितना पॉलिटिकली करेक्ट खुद को करें। तो बिल्कुल। कुछ है स्पेशल, कुछ वक्त लगेगा। ओके, मान लिया। थेरेपी शुरू हो गई। थेरेपी होने के कुछ महीने बाद बात हो रही थी इनके थेरेपिस्ट से, बोले कि आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए तो इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाता है। आहा, तब समझ में आया, अच्छा भाई डिसेबिलिटी यानी मेरी बच्ची डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी है। हम्म। उससे थोड़ा सदमा लगा कि हाँ नहीं, थोड़ी सी स्पेशल नहीं है, वो है पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके ऊपर एक लेबल अब लगा। लग गया। हाँ। तो खैर उसको एक्सेप्ट किया। अच्छी बात मेरे साथ ये थी कि मेरा परिवार या मेरी इमीडिएट कम्युनिटी, मेरे आसपास के जो लोग हैं वहां पे, मैं कहूंगी पढ़े लिखे, नॉट इन द सेंस कि वो स्कूल गए हैं उनके पास डिग्रियां हैं, समझदार लोग हैं। हम्म। किसी ने अलग से उस चीज को नहीं लिया कि हाँ, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, नमीरा एक अलग तरह की है, उसके साथ अलग तरह से लगना है हमें। तो सबने हिम्मत दी, बढ़ावा दिया, साथ दिया। हालांकि माँ के दिल की बातें अलग ही होती, बहुत सी चीजें जो हम सोचते हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटी भी नहीं समझ सकते हैं। सॉरी, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ लेकिन ये एक सच्चाई है। हाँ हाँ। ये माँ के तौर पे मैं कह सकती हूँ, वो चीजें वो भी नहीं समझ सकते, हालांकि फेस वही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। हम्म। लेकिन लेकिन सपोर्टिव एनवायरनमेंट था जिसकी वजह से एक सफर करने में आसानी, शुरुआत करने में बहुत आसानी हुई मुझे। जी। और मेरे साथ एक है ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मेरा सिंगल स्टेटस, मैं हम्म। सिंगल मदर हूँ। तो मुझे किसी से पूछना नहीं है। मुझे मेरी कलीग ने बताया, मैं परेशान थी, तो उसने कर, मेरी उस वक्त एक कलीग थी थे मेरे साथ, उन्होंने कहा उनकी मदर थेरेपिस्ट है। और एक मजेदार बात आपको और बताऊं आवा, ओटी हम तो हमेशा सोचते थे ऑपरेशन थिएटर होता है, जी। ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है, ये पहली बार पता लगा मुझे। अच्छा भाई। तो उसने बताया उसकी माँ केरला में है, वो दिल्ली में, मेरे लखनऊ ऑफिस में मैं थी, तो वो आए हुए थे मेरे कलीग, उन्होंने कहा उनकी माँ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, वो दिल्ली मिलने आएंगी तो मैं मिलवा दूंगा आपको। मैंने कहा इससे अच्छी क्या बात है। तो उनके पास गए, उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया हमें, कहा वक्त मिले तो मेरे पास आ जाए। तो हम पहले 1 महीना गए। उसके बाद हमने उनसे पूछा कैसे पता लगेगा लड़की ठीक काम हो रहा है। बोली देख लो, इम्प्रूवमेंट अगर नहीं है तो काम सही नहीं हो रहा है, थोड़ा सा होना चाहिए। नहीं दिखा। तो वो ब्लेसिंग एंड डिसगाइज में आई कि मैंने कहा ओके, अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पेरेंट का साथ है, मेरी सिस्टर, मेरी नमीरा की सेकंड पेरेंट है, बड़ी बहन मेरी। तो जी। उन्होंने कहा हम हैं बैकअप में। मैंने कहा मेरे पास अभी इतना पैसा है कि हम थेरेपी के लिए निकले थे, बाकी अब तुम लोग देख लो, बात की बातें बाद में देखेंगे, और किसी से पूछना नहीं मुझे। उठी, फिर घर वालों ने मेरे डिसीजन को मान लिया। तो वो जी। बड़ी आसान होती है कि आ, उठे, निकलिए, 6 महीने वहां रहकर आए, वहां समझा, हम्म। खाली नमीरे ही को नहीं समझा,
दुनिया को समझा, इस पूरी दुनिया को समझा जिसका मैं भी अब हिस्सा अपने आप को कहती हूँ, वर्ल्ड ऑफ डिसेबिलिटी। अलग अलग तरह के बच्चे, अलग अलग तरह के पेरेंट्स कैसे स्ट्रगल करते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे माएँ जो, जिनको बहुत शौक होता है सजने संवरने का, वो लड़कियां होती है ना गिगलिंग गैंग कॉलेज का, तो वो बाद में कैसे टर्न हो जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके वापस उसी में लाती हैं अपने आप को। हम्म। तो हम्म। वो सब मैंने देखा, मुझे बड़ा उन सब से बड़ी हिम्मत मिली। एक बच्ची आती थी, उसकी माँ वहां पे छोटे बच्चों की उस वक्त जब थेरेपी होती थी, वो उनका फिजियो का ज्यादा जोर था क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे थे। जी। तो वो बनियान और अंडरवेयर में ही या डायपर में बच्चे होते थे। और उसके बाद तो वो क्या करती थी, जैसे उसकी थेरेपी ओवर होती थी अपनी बच्ची को बाहर ले जाती थी वेटिंग एरिया में, उसको फ्रॉक पहनाती थी, उसके बिंदी लगाती थी, चोटी बनाती थी। वो बच्ची थी 8 महीने की, 2 चोटियां बनती थी उसकी, चूड़ी पहनाती थी, पायल पहनाती थी, फिर लेकर जाती थी उसको। तो नहीं, ये सब देख के सब हिम्मत मिलती थी। पूरा हक होता है अपने शौक पूरे करने का। सबको हक है इस चीज का, अपने अपने हिस्से की खुशियां सबको मिलनी चाहिए। तो कैसे बिल्कुल। भी मिले, और इस उसके लिए फाइट करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है जिंदगी में। तो बिल्कुल ऐसे में सही आप कह रहे हैं, थैंक सिंगल यू। मदर हैं, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, आपका फेथ डिफरेंट है, तो आप बहुत सारी इंटरसेक्शनैलिटीज को झेलती हैं रोज के रोज। ऐसे में खुद अपनी पहचान की मैं सहबा हूँ, एक औरत हूँ, तो वो पहचान आप कैसे बरकरार रखती हैं, कैसे उस चीज को मेंटेन रखती हैं? पता है, कुछ अरसे के लिए तो ये पहचान खो गई थी। जब शुरुआती दौर था, जब हम भाग रहे थे बिटिया को लेकर, तो वो पहचान कभी कभी सामने आती थी। जब वो आदत के उसे मजबूर होके, क्योंकि हम एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रहे हैं, जी। आदत से मजबूर हैं, कुछ गलत देखा बोलने से बाज नहीं आते हैं। तो जब वो हम सवाल उठा देते थे, ये सोचे बगैर कि यहाँ पे मेरे इसके नतीजे में मेरी बेटी सफर कर जाएगी, मैं सफर कर जाऊंगी, तब मुझे अपना एहसास होता था नहीं, लेकिन मैं इसको जाने तो नहीं दे सकती थी। चाहे वो बस में हो, बाजार में हो, हॉस्पिटल्स में हो, जी। अगर, तो वहां पे मुझे अपने होने का एहसास होता था। वरना शुरुआती दौर में तो नमीरा के साथ मैं कहूंगी, मैं मैंने अपनी आइडेंटिटी भी लिखी थी उम्मे नेम्स, नमीरा की माँ। सहबा सैयद कहीं खो गई थी। वापस जब काम करना शुरू किया और काम का थोड़ा फ्लो बना, काम में ट्रांसलेशन का काम करती हूँ, जी। तो उसमें जब मैं पढ़ने लगी चीजों को, तो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ अपने की नहीं, मेरा अपना, जब मैं मेरे ख्याल मैंने लिखना शुरू किया उसको, चीजों हम्म। को, तो हम्म। थोड़ा सा एहसास हुआ कि नहीं, नमीरा है मेरी लाइफ, नमीरा मेरी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन मेरी और पहचानें हैं साथ ही। और बाहर की दुनिया में जब हम निकलते हैं, तो दुनिया आपको भूलने नहीं देती है कि आपकी और भी पहचानें हैं। तो वो चीजें रहती हैं सामने। और माइनॉरिटी मतलब, एक औरत, अकेली औरत और माइनॉरिटी, ये तीनों पहचाने ऐसी पहचाने नहीं है जो अच्छी पहचाने कही जाए। क्योंकि दुनिया किसकी है? दुनिया बेसिकली आज भी आदमियों की है, उन आदमियों की जो बॉडी से पूरे एबल हो, एबल बॉडी, और जी। जो संपन्न हो, गरीब ना हो, जी। संपन्न हो। जी। तो उन्हीं की है। अगर कोई एग्जाम्पल इसमें यही दे सकते हैं कि जैसे रिजल्ट आता है आईएएस का, आईएएस पीसीएस का रिजल्ट जब आता है एग्जाम्स का, तो हम्म। क्या होता है? चौकीदार के बेटे ने, उस बच्चे ने किया, उसका नाम कोई नहीं, वो चौकीदार का बेटा या बेटी है, ये हम ज्यादा ध्यान देते हैं। वो मार्जिनलाइज्ड पर्सन। कम्युनिटीज होती हैं, हाँ। तो वो मार्जिनलाइज हाँ। ही रह जाती हैं, वो बाहर निकलने की हम। कोशिश नहीं करते हैं। हम करते ही नहीं है कि उनको हम बाहर निकाल पाए। जी। और जिंदगी भर ऐसे ही होता है, मतलब एक ठीक है, मैं बहुत मिडिल अपर मिडिल क्लास से हूँ, मैंने आईएएस क्लियर किया है, तो जस्ट फिर भी मेरे साथ आएगा कि एक लड़की ने किया है टॉप इस बार, मेरे साथ वो लग जाएगा कि एक लड़की ने टॉप कर लिया वहां पे। बिल्कुल। लेकिन हम लेबल्स लेबल्स से हमें बड़ा प्यार है हमारी दुनिया को, बहुत। बहुत ज्यादा, कि वो हम्म। ढूंढते जरूर है कि वजह क्या है। हम्म। हम्म। वो तो कहते हैं हंसी भी ना, आती है लेकिन। इन स्पाइट ऑफ डिसेबिलिटी, ओवरकम हाँ। डिसेबिलिटी, जो इस तरह के शब्द यूज होते हैं, उसमें हमारी खुद की जो कैरेक्टर होता है, अपना सेल्फ होता है, वो खो जाता है कहीं पर। जी। तो वो बहुत इसीलिए मुझे जब कोई, बात रहती है। हाँ सही कह रही हूँ, हाँ। इसीलिए जब कोई कहता है ना, नमीरा के बारे में अक्सर कोई कहता है कि जब हम जैसे कहते हैं वो गाना सीखती है,
हाँ कुछ तो गिफ्ट होते ही। हमने कहा नहीं, कंसोलेशन प्राइज उसको नहीं मिला है। वो पहले बहुत बेसुरी थी, अब थोड़ा सुर में आ गई है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनमें कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट होगा, जैसे आम लोग होते हैं। कोई हाँ। कोई टैलेंट वाला होता है, वरना जैसे मैं भी हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट रही। हम्म। तो हम्म। जरूरी नहीं है कि जो है अगर सडनली मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी मेरे साथ कुछ हो जाता है, मैं हो जाए तो मुझे सडनली कोई टैलेंट भी आ जाएगा कंसोलेशन प्राइज के लिए। बिल्कुल। तो ऐसे में आपको प्रैक्टिकली डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा आपकी आइडेंटिटीज की वजह से? देखिए, एक तो डिस्क्रिमिनेशन अभी कल ही मैं फेस करके, कल नहीं पिछले हफ्ते ही मेरी बहस हो गई नमीरा के स्कूल में। जी। आई रिलीजन की वजह से बहुत क्लियर होता है। औरत की वजह से कई बार बच जाते हैं, हमारे साथ हम बच जाते हैं क्योंकि यूएसपी है हमारी नमीरा फातिमा। नमीरा फातिमा जो है बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन वो बेचारी विकलांग है दुनिया के उसमें। तो हमारी यूएसपी हो बन जाती है, तो हम्म। लोगों की बड़ी हमदर्दी मिल जाती है हमें। तो हम्म। यहाँ पे ये औरत होने की आइडेंटिटी थोड़ी, या अकेली महिला है बेचारी वाला एटीट्यूड लोगों का आ हाँ। जाता है ना, तो हाँ। उससे तो हम सफर नहीं करते। लेकिन मुसलमान होने के नाते गाहे बगाहे हमें एहसास दिला दिया जाता है कि आप आस और देम, आप देम को बिलोंग करते हो, आप वो हो, हम नहीं हो। इनके स्कूल में आ, शुरुआत में टीचर ने कहा था कि नॉनवेज प्लीज मत भेजिएगा क्योंकि हमारी सारी टीचर्स वेजिटेरियन हैं, तो हेल्प नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। हालांकि वो जो हमारी प्रिंसिपल हैं, हम्म। वो उनके बच्चे खाते हैं, वो खुद पकाती हैं। ओके। तो हमने कहा ठीक है नहीं भेजेंगे। फिर अभी नई टीचर आई, हमने उनसे पूछा कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं है, सुबह सब्जी भी नहीं है, रात में कबाब बने थे तो भेज दिया। नहीं आप खाती हैं, प्लीज भेज दीजिए, मैं हेल्प करूंगी। मैंने भेज दिया। हम्म। लेकिन मुझे बताया गया कि मैम ने कहा है कि प्लीज मत भेजा की, क्योंकि अगर मैं एब्सेंट हो गई तो कौन हेल्प करेगा। हमने कहा वो खुद खा लेगी, अब खा लेती है। हाँ। नहीं मैम और भी बच्चे होते हैं। तो वो आ गई इंतफाक से सामने प्रिंसिपल। हमने कहा आपके बच्चे भी तो खाते हैं, आप पकाती हैं, दिक्कत क्या है। मैम फिर एतराज हो जाता है। हमने कहा मैम बात वही है, वही अगेन डिस्क्रिमिनेशन की, नॉट अलाउड। पूरी हाँ। लंबी बहस हो गई इस पे, थोड़ा नमीरा भी घबरा गई। लेकिन वही हुआ ना कि अगेन हम ईद मनाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा हम ईद भी सेलिब्रेट करते हैं। हमने कहा हाँ, लेकिन आप नॉनवेज नहीं लाने, मेरे फूड को, मेरे खाने को आप बुरा मान रहे हैं। मेरा खाना राक्षसी प्रवृत्ति का है, आपका खाना सात्विक प्रवृत्ति का है। तो आप नहीं अलाउ कर रहे हैं। तो हम्म। ये डिस्क्रिमिनेशन। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जो कोई भी डिसेबिलिटी पे काम करने वाले लोग देखते हैं, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज भी नहीं देखते हैं कि बच्चे को आप जब लेते हैं, बच्चा एक बैकग्राउंड से आ रहा है। मान लीजिए नमीरा को लिए किसी रेजिडेंशियल फैसिलिटी में मैंने डाला, उसे खान पान का एक तरीका है, उसने अपने घर में एक तरह का रिलीजियस कल्चर देखा हुआ है। जी। आप सडनली उसको एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी में देते हैं जो हिंदू डोमिनेंट है, जिसमें मतलब हम नहीं कहते ना मेरा प्रैक्टिसिंग, हम नहीं कह रहे मेरा बच्चा प्रैक्टिसिंग है, वो बिलीवर है, लेकिन फिर उसके माहौल से उसको बिल्कुल ही अलग, उसको वहां पे सिर्फ पूजा होती दिखाई दे रही, कहीं भी कोई टीचर भी नमाज पढ़ता नहीं दिख रहा या दुआ मांगता नहीं दिख रहा है, और खाना उसका प्योर वेजिटेरियन सडनली हो जाता है। तो आप इस चीज को बिल्कुल कि बच्चा एक माहौल से आया, जबकि आप लोग हमेशा ये जो जितने एक्सपर्ट्स हैं इस सेक्टर के, वो यही बताते हैं ना कि बच्चा जिस कॉन्टेक्स्ट से आया है उसको ध्यान में देते हुए उसके लिए चीजें बनाओ। हर बच्चा अलग है। तो अलग में हमारी फूड प्रैक्टिसेस को क्यों नहीं ध्यान में रखते, हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्यों नहीं ध्यान रखते? क्योंकि हम इंडियंस रिलीजन नहीं छोड़ते हैं अपना। वो चाहे हम हाथ जोड़ने तक काम रखें या दुआ मांगने तक काम रखें, वो करते जरूर हैं। और बच्चों में भी वो बैकग्राउंड। आदत डलवाते हैं। हाँ, चाहे बैकग्राउंड बच्चा हमारा रहता कुछ, है। हाँ, बच्चा हमारा कुछ ना सीख पाए, हम उसको कलमा जरूर सिखाएंगे, गायत्री मंत्र जरूर सिखाएंगे। या अगर नॉन वर्बल है तो हम हाथ जोड़ना या इशारे से दुआ मांगना वो सब जरूर सिखाएंगे, हम सिखाएंगे उसको। अचानक से उसको बिल्कुल ही अलग इन्वायरमेंट में भेज देना। और ये इसमें, क्योंकि अभी एक और बहुत अच्छी रेजिडेंशियल फैसिलिटी देखी, उसमें भी उन्होंने मंदिर बनाया वो सब, बट बच्चे को अपना वो नहीं दिख रहा है ना जिसमें वो बड़ा होके आया है। हम्म। तो फिर उसको या तो पूरी सेक्युलर स्पेस बना दीजिए ना, कुछ भी ना दिखे, जी। 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 क्योंकि तो दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल। तो आप जैसे नमीरा स्कूल जाती है या ट्रीटमेंट होती है, उसकी थेरेपीज चलती हैं, तो आपको क्या लगता है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और एजुकेटर्स को, केयर गिवर्स को और सपोर्ट करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? सबसे पहले तो
वेटिंग पीरियड कम करना चाहिए उनके लिए। उनके लिए ध्यान रखना चाहिए कि अगर आ रहे हैं तो आपको पता है इस बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा वेट नहीं कर सकता। कई बार नमीरा चलिए हमारी वेट कर लेती है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो नहीं वेट कर पाते, उनको फौरन फौरन मतलब गए जी। हैं भीड़ देख के घबरा रहे हैं, लेकिन आप वही आपका नंबर 2 के बाद आएगा, 4 के बाद आएगा, वो बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते हैं हम्म। कि आप थोड़ा सा कंसिडरेशन दिखा लें पर्सन विद डिसेबिलिटी। और बहुत न्यूट्रल होके कह देते हैं हमारे यहाँ तो सारे बच्चे आते हैं, सारे बच्चे स्पेशल केस होते हैं, कोई बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन और बच्चों को बहलाया भी जा सकता है। यहाँ पे बहलाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल आप है। ये भूल रहे हैं। हम्म। तो वो जैसे छोटा सा बच्चा 1 साल का बच्चा भी चलना सीख रहा है, जो उसको स्टेयर्स हम चढ़ा सकते हैं, हम्म। लेकिन सेरेब्रल पाल्सी में जिस बच्चे के मसल्स नहीं, अभी वो चलना सीखता है, उसको हम नहीं चढ़ा पाएंगे, उसको गोद में लेना पड़ेगा, व्हीलचेयर, ये भूल जाते हैं आप बात। तो वो सबसे पहले तो वो नजरिया होना चाहिए कि आप उनको प्रायोरिटी पे रखें, कंसेशन वहां पे दें। जी। सभी बीमार आते हैं, आई नो, मुझे कई बार बुरा खुद भी लगता है। हम्म। एक पर्सन में डिसेबिलिटी जिसकी कंडीशन है उस तरह की, शायद उसके बहलाना मुश्किल होगा, वो जी। इंतजार उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सेंसरी इश्यूज तो हैं ही। हम्म। तो वहां पे वो तैयार नहीं होते हैं, आपको नंबर वही दे देंगे, तीसरा चौथा पांचवा, और उसमें भी डॉक्टर्स भी देर से आते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स अगर 7 बजे बुलाते हैं तो वो 8 बजे आते हैं हर जी। जगह, ज्यादातर आजकल यही है। तो हम्म। वो थोड़ा बड़ा मुश्किल पीरियड हो जाता है, क्योंकि एक जगह तो उन्होंने बहुत, कई पेरेंट तो मतलब मेरी एक फ्रेंड है वो काफी अपसेट हो गई थी कि मैं कहाँ दिखाऊं, वहां जाओ तो 4 घंटे बैठने को कहते हैं और 4 घंटे मेरा बेटा नहीं बैठ सकता है। हम्म। तो तो खैर एक फेलो पेरेंट थे जिनके हस्बैंड डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा हम आपको समझेंगे, आप हमें समझेंगे, आप हमारे यहाँ आइए। तो उन्होंने उनकी हेल्प की। तो वो है, लेकिन अदरवाइज भी अगर हम देखें तो हेल्थ प्रोफेशनल्स ने तो मार्केट बना दिया है। आजकल हमें जीएफसी डाइट बताई जाती है, मेटल टेस्ट करा लीजिए, हो सकता है बच्चे के शरीर में मेटल, और आप जो है स्पीच नहीं आ रही तो हो सकता है ये दवा, ये वाली बायो मेडिकल मेडिसिन जो आ गई है ना, जी। जी। ओमेगा दे दीजिए और ये दे दीजिए, मतलब मार्केट। और ये दवाएं सस्ती तो होती नहीं है, ये हम्म। दवाएं 1000 से शुरू होती, 800 से शुरू होती हैं। और हम इस उम्मीद में, जाहिर है पेरेंट होते हैं, मैंने भी कुछ दिन खिलाई ना, मेरा कुछ 6 महीने मैंने ये दवाई खिलाई है, मुझे बताइए, एक उम्मीद हो जाती है ना कि शायद ठीक हो जाए, ये ना हो कि हमने किया नहीं जिसकी वजह से रह गया, कल को कोई ये ना कह दे। तो हम्म। इस वजह से किया हमने भी, लेकिन बहुत महंगे। तो एक टाइम पे मैंने फिर स्टॉप किया, लेकिन मैं देख भी परेशान होते, स्टेम सेल का जैसे है, हाँ। गाइडेंस नहीं है, और बेवकूफ बनाने में लोगों ने मतलब इसको एक मार्केट बना लिया कि ये ऐसा मार्केट है जहाँ डर डर के लोग कहीं से उधार लेंगे, कैसे करेंगे, पैसा तो लगा ही देंगे। तो नमीरा और बड़ी और हेल्थ। बड़ी हो रही है, नमीरा जैसे टीन एज पे पहुंच रही है, तो उसके हो गई है। बॉडीली चेंजेस और वो सब भी स्टार्ट हो रहे होंगे, तो आप कैसे मैनेज करती हैं वो? नमीरा टीनेजर हो हैं इस वक्त, 13+ हैं वो, और उनके बॉडीली चेंजेस उनके 9 साल की उम्र में सामने आने लगे थे। हम्म। काफी मुश्किल हुई, क्योंकि जाहिर है बॉडी में सबसे पहले चेंजेस आते हैं, आपको कपड़ों का ध्यान करना पड़ता है, फिर आपको जो है अंडर गारमेंट्स वगैरह का ध्यान, और फिर कौन से, क्योंकि यहाँ पे ट्रायल एंड एरर चलता है, फिर वो सब वो आप बार बार देखते हैं कौन सा, क्योंकि बच्चा आपको कॉपरेट नहीं कर रहा है, बच्चा नहीं बता पा रहा उसको क्या जी। कंफर्टेबल है क्या नहीं है। तो जी। वो, और ये पसंद की तो बात है नहीं, ये तो इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट। तो पसंद नापसंद है नहीं कि कलर ये अच्छा लग रहा है वो नहीं अच्छा लग रहा है, तो उसमें बहुत इश्यूज होते हैं कि मुश्किल होता है, ट्रायल एंड एरर हम खुद ही करके देखते हैं, और कई चीजें हम कुछ कर नहीं पाते हैं, कई बार जब चोट दिखाई देती है तब हम, कि अच्छा नहीं ये टाइट था या ये सूट नहीं किया, तब पता लगता है हमें। तो उसके मूड स्विंग्स काफी आए, तो बिहेवियरल चेंजेस आए बहुत जबरदस्त, तो उसमें एक वो क्लैश वाली, क्योंकि मैं भी अगर वैसे ईमानदारी से बताऊं तो मैं बहुत शांत स्वभाव की कभी नहीं रही, मुझे भी गुस्सा जल्दी आ जाता है, और नमीरा मेरे ऊपर ही गई है, डबल है उनका। हम्म। तो काफी क्लैशेस होते थे दोनों में, जो संभालना, उसको भी संभालना, खुद को भी, लेकिन उसको भी समझने में टाइम लगा, क्योंकि जी। हम कहते थे हम एबीसी देख रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ये खामखा कर रही है। लेकिन फिर वो एहसास करना कि नहीं, खामखा रोने का मन करेगा उसे,
खाम खा झगड़ा करने का मन कर सकता है उसका। ये भी एक सच्चाई है, उसके चेंजेस होते हैं जो वो समझ नहीं पा रही है। जी। तो वो ऐसे मेरे ऊपर ही तो निकालेगी जो इजी उसको दिख रहा है टारगेट। तो वो रहा। और पीरियड्स उसके शुरू 9 साल की उम्र में ही हो गए। ओके। वो तो अभी भी हम जूझ रहे हैं उससे, क्योंकि अभी भी वो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये है कि उसको दर्द का इतना एहसास नहीं होता, तो उसने कभी मुझे बताया नहीं। आजकल बताने लगी है कि अम्मा दर्द हो रहा है, तो हम उसको बताते हैं हाँ क्रैम्प्स होते हैं ये, थोड़े से, नहीं तो कहो तो दबा दे। तो अदरवाइज वो खुद बता नहीं पाती, मुझे ही अपने आप ध्यान रखना पड़ता है क्या है कैसे है। तो हम्म। वही ट्रायल एंड एरर चलता है जो एक। और बॉडी चेंजेस में प्यूबिक हेयर भी आने लगता है, वो क्लीन करना, उसका ध्यान रखना, और वो बहुत डरती ऑब्वियसली। आप अपना करते हो कट जाता है, दूसरे को कर रहे हो तो हाथ ही तो है, मशीन ही तो है। तो डर लगता है और बहुत तकलीफ होती है उस वक्त जब वो क्लीन करते हैं कि बच्चा इस कंडीशन में, वल्नरेबल कंडीशन में है। और हम्म। फिर वहां पे एहसास होता है हमारे बाद क्या, हम्म। क्योंकि ये कंडीशन इस, मतलब इन चीजों की डिपेंडेंसी थोड़ी हम्म। तकलीफ देती है। हम्म। तो वो चीजें हैं, लेकिन अब वो एक रूटीन में आ चुकी हैं। आज तो 9 साल से शुरू हुआ, आज 13 साल से 13.5 साल की हो गई हैं अब तो जी। एक रूटीन में भी आ गई हैं। हम्म। कोशिश कर रहे हैं कि जितना हद तक इंडिपेंडेंट हो जाए, जितना हो पाती हैं बहुत अच्छी बात है। बाकी नहीं तो देखा जाएगा, मैनेज किया जाएगा। तो फ्यूचर को उसके लेकर आपके क्या क्या सोच है? आज के 10 साल बाद या 15 साल बाद कुछ आपने प्लान किया है, या यू लिव बाय द प्लान डे? कैसा होता है? दोनों तरह से है, क्योंकि कई बार होता है ना, प्लान तो आप करते हैं। एक वो टॉमस हार्डी का कोट है, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। तो यू नेवर नो कि ये ऊपर वाले ने आपके लिए क्या स्टोर में रखा है। कई बार मन को मैं तसल्ली दे देती हूँ कि मुझे नहीं पता मेरे बाद क्या होना, हो सकता है बहुत अच्छे से रहे। अगर खुदा न खास्ता नहीं दिया तो मेरी आंखें बंद है, मुझे कैसे पता। तो मैं अच्छे बिलीव के साथ रहूं, चीजें अरेंज करूं जितना मैं कर सकती हूँ अपनी उसमें। जी। तो मैं और मेरी सिस्टर, इससे बड़ी बहन, जैसे मैंने बताया ना सेकंड पेरेंट नमीरा की, तो हम लोग सेविंग्स वगैरह उस तरह से करते हैं, सब चीजें इनके लिए सोच के कि कैसे हम आगे जब हम लोग भी रिटायरमेंट एज में आ जाएंगे किस तरह से फ्लो बना रहे चीजों हम्म। का, कि होती रहे। लेकिन नमीरा के लिए, अभी नमीरा क्लास 6 में है, एनआईओएस से कर रही है, 5th क्लास पिछले साल किया है। उम्मीद एक छोटा सा मन में है कि नमीरा अगर क्लास 12 का एटलीस्ट सर्टिफिकेट ले लेती है। नमीरा के साथ एक ये, नमीरा इसको स्क्राइब लगता है, वो ऑडिटरी लर्नर है। वो लिख नहीं पाती हैं, पढ़ नहीं पाती हैं, क्योंकि उनकी ऑप्टिक नर्व में इशू है। जी। तो लो विजन की वजह से, तो मतलब मेरी ख्वाहिश है कि अगर वो 12th कर लेती हैं, 12th कर लेती हैं तो एक डिग्री हो जाएगी, तो हम कुछ सोच सकते हैं। अ, जैसे अनाउंसर्स की जॉब होती हैं, उसमें देख एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि आवाज बहुत साफ है उसकी, अच्छा। डिक्शन बहुत क्लियर है। हम्म। तो हम्म। उसमें देख सकते हैं। हम्म। म्यूजिक सीख रही हैं, क्या अच्छा। पता अगर अच्छे से सुरताल वाकई में बहुत अच्छे से आ गया, वॉइस मॉड्यूलेशन की जरूरत है लेकिन अच्छा कर रही है, राग वाग सीख रही है, तो उसमें इंटरेस्ट भी है, तो हम्म। उसमें कुछ कर सकती है। और नहीं तो दो बहुत, मतलब ऑन लाइट नोट, हम सोचते हैं कि ये हर बात को गुस्सा बहुत जल्दी करती है। तो 12th का सर्टिफिकेट आ जाए हवलदार के लिए इसको करवाते हैं। एक डंडा हाथ में मिल जाएगा बस। नहीं नहीं, बहुत अच्छा करेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि वो बहुत अच्छा करेगी। शुक्रिया। लेकिन चलते चलते एक सवाल आपसे, आपका पर्सनल सवाल है आपसे एक, कि मी टाइम हम सबको चाहिए होता है। जी जी मैं, मेरा टाइम, मेरा, चाहे आप जी जी एक माँ है, एक कोई डॉक्टर भी है, लॉयर है, कोई भी, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, हम किसी भी रिश्ते में हैं, लेकिन मी टाइम हम सबको चाहिए होता है, एक बहुत सेल्फ जरूरी है। केयर के जी लिए जी। बहुत जरूरी होता है। आप कैसे मैनेज करती हैं? मेरा मी टाइम होता है एक तो जब मेरे पास ट्रांसलेशन का काम आता है, उसमें हम्म। मुझे अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, तो वो मैं जब कर रही होती हूँ वो मेरा अपना टाइम होता ओके। है। जब वो नहीं आ रहा होता है, काम मेरे पास नहीं होता, क्योंकि वो मैं पूरे उसमें मैंने लिटरेचर से एमए किया हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर से, तो ओके। थोड़ा तबीयत उस तरफ ज्यादा है।
पढ़ाई लिखाई की चीजों में। तो उसमें बहुत मजा आता है, पूरा लग जाता है, फिर उसी को सोचते लगते हैं कि अच्छा ये था ये नहीं था। दूसरी चीज, अगर काम नहीं है मेरे पास तो, और किताबें भी नहीं है उस तरह से, तो मैं सुडोकू खेलती हूँ। चाहे रात में मुझे पूरे दिन टाइम ना मिले, सोने से पहले 2 राउंड सुडोकू खेलूंगी, वो मेरा टाइम होता है। सेम विद मी, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। वाह। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा मजा आता है फिर कि नहीं, टाइम देखना है, नहीं लास्ट टाइम इतना था, अब और कम करनी करनी हाँ करनी। नहीं, एकदम ब्रेन रिफ्रेश हो जाता है उससे। हाँ, तो वो अपना लेते हैं। आजकल तो नमीरा का स्कूल शिफ्ट हो गया है, सामने एक पार्क है, तो हम हम्म। उसको छोड़ने के बाद उस पार्क में जाते हैं, थोड़ी हम्म। सी एक्सरसाइज कर लेते हैं अपनी। तो एक वो भी मी टाइम मिल गया। हम्म। नहीं, आपको तो देख इस के तरह से। बहुत एनकरेजमेंट आ रही है, आपको देखकर कि अब जब जिंदगी में यही है, यही करना है, तो मायूस होकर नहीं करना, हंसकर करना है और फेस करना है। तो बहुत बहादुर है, बिल्कुल। बहादुर हैं आप बहुत। नहीं, सब सिचुएशन में हो जाते हैं ऐसे ही। जी। आप तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मतलब आपके तो अचीवमेंट्स मैं देख रही थी लिस्ट। ओ, मतलब वाकई आपको वाकई नहीं, दिल से वो निकल रहा था कि आपने कितना स्ट्रगल करके आगे इतना ले लिया। बल्कि मैं नमीरा को भी करती हूँ, काश मेरी नमीरा भी आपके लेवल तक पहुंच पाए, या थोड़ा ही सा। हम पूरी ब्लेसिंग्स हैं उसके साथ। और हम सब ने एक दूसरे से सीखना है, हम जी सब एक दूसरे के बिल्कुल। एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, तभी तो ये स्टोरी टेलिंग बहुत जरूरी होती है। चाहे जी हम एक दूसरे के लिए करें या समाज के लिए करें या किसी के लिए करें, स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी कहानी अपने अंदर दबा के कभी भी नहीं रखनी चाहिए, वो बाहर आनी चाहिए। बिल्कुल। जी। तो थैंक यू सो मच बिल्कुल। सहबाज, थैंक यू। और बस आप खुश रहें, इसी तरह हंसती रहें, हमारी बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। और आपसे तो मैंने वाकई बहुत सीखा है, मैं नमीरा को भी बताती हूँ आपके बारे में, और अम्मी को भी बताया था। तो वाकई ऐसे ही आप आगे बढ़ती रहें और हम सबको राह दिखाती रहें। थैंक यू सो मच। चलिए, शुक्रिया।